Hello everyone, this is Almaz. Welcome to my YouTube channel. This is the third video in which we are going to further discuss and learn English spoken. From today onwards, we are going to start some important lessons which will be very much useful for the growth of English fluency. I was going to make video on tense and uses of helping verbs, but most of my viewers must not be knowing about the helping verb, where they came from, how it is used, how sentences are formed, where to use those verbs properly, So I decided that I'm going to teach you words related to the subject which will help you to form sentences. Listen, ग्रामर जिसकी मतलब टेंस जो मैं बनाने वाली थी वीडियो जिसपे आज वो जो है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल का वीडियो है, ठीक है. वो हमें परफेक्ट तरीके से सेंटेंस फॉर्म करने का हेल्प करेगा, बट उससे पहले एक रफ तरीके से सेंटेंस और वर्ड्स का यूज करना और सीखना हमें आना चाहिए, ठीक है. टेंस जो है वो एक ग्रामर सीखने का एडवांस स्टेज है, जो प्रोफेशनल लेवल का जो होता है ना, हमें जहाँ पे परफेक्टली इंग्लिश यूज करनी पड़ती है, परफेक्ट सेंटेंस फॉर्म करने पड़ते हैं, वो चीज होती है, वो टेंस सिखाता है हमें. लेकिन उससे पहले ही अगर हम रफली यूज करना सेंटेंस को नहीं सीखेंगे तो उसका पॉइंट. तो सेंटेंस का सबसे पहला पॉइंट क्या है? व्हाई इज सेंटेंस नेसेसरी? इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम बात करेंगे सबसे पहला जो चीज आएगी वो है सेंटेंस, विच इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ लैंग्वेज. तो किससे बनता है? छोटे छोटे वर्ड से, लेटर्स से. तो हम देखेंगे कि सेंटेंस फॉर्म किससे होगा. उसका एक रूल है. क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये है फॉर्मूला ऑफ मेकिंग एनी सेंटेंस, ठीक है. एक सिंपल सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो इन तीनों बेसिक चीजों से ही होती है. कोई भी हम सिंपल सेंटेंस जो भी बनाएंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ. मी, आई, Almaz will teach you English. So Almaz is what? Almaz is subject here. It is a performer or a person whom we are talking about. It can be a person, it can be an animal, it can be a place, it can be a thing. क्योंकि किसी के भी बारे में हम बताएंगे तो क्या होगा? एक सब्जेक्ट ही होगा. सेकंड आता है वर्ब. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में सेकंड है हमारा क्या? वर्ब. जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी काम वो कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम? वर्ब बोलेंगे. सो इट कैन बी कॉल्ड एज ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, राइट. जब हम टेंस में वर्ब बनाते हैं तो हमें 3 तरह के टेंस का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये तीनों ही यूज आएंगी पूरे टाइम पे. और अगर हमें यही चीज नहीं पता होगी तो हम एक सेंटेंस बिल्ड नहीं कर पाएंगे. हम सिर्फ एक ही काइंड ऑफ सेंटेंस बिल्ड कर पाएंगे जो कि होगा प्रेजेंट टेंस में, अगर हमें एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जैसे कि डू, राइट, वर्क, प्ले, स्विम. लेकिन इन सब के सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आना नेसेसरी है, ठीक है. मैं आपको लिस्ट दूंगी, ये आपको याद करनी होगी, और इसमें जो भी लिखा हुआ है इसकी सेकेंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म, ये नेसेसरी है आपको याद करनी, ताकि आप जो भी सेंटेंस बनाओ वो पास्ट फॉर्म हो तो आप इजीली बिल्ड कर सको. जैसे कि गो वेंट गॉन, प्ले प्लेड प्लेड, ईट एट ईटन, नो न्यू नोन, वर्क वर्कड वर्कड, डू डेड डन. तो डू कब यूज हो रहा है? डू हो रहा है प्रेजेंट टाइम को डिस्कस करने के लिए. रमेश डज हिज वर्क, राइट. डज में क्या आ रहा है? डू. और अगर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो आएगा क्या? रमेश हैज डन हिज वर्क, राइट. ये होगा पास्ट टेंस. सो मैं आपको एक लिस्ट दूंगी. ये लिस्ट जो है इसको प्लीज याद कर लेना आप, और डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगी. और ये मैंने लिस्ट इसीलिए बनाई है ताकि आप इसे याद कर सको, इसे यूज कर सको. और थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा. तक सीख लिया कि 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. अब ऐसी भी होती है जो वर्ड्स के साथ आईएनजी लगता है, जिनके साथ जो वर्ब्स जैसे कि गो के साथ आईएनजी लगा तो बन गया गोइंग, प्ले के साथ लगा तो प्लेइंग, ईट के साथ लगा तो ईटिंग. वो क्या है?
हिंदी में अगर देखा जाए तो उनको बोलेंगे हम रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। और कोई काम कर चुके हैं, जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसमें क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। मैं आपको ये जो लिस्ट दे रही हूँ वो आपके काम आएगी हेल्पिंग वर्ब्स में, और आपकी डे टू डे लाइफ में ये जब आप वर्ड्स यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ट्रांसलेट करना है और कैसे इनको यूज करना है। फिर आते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब्स पे। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? देखो, हम सबकी इन सब की डेफिनेशन याद नहीं करनी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब्स की डेफिनेशंस याद करो, सब्जेक्ट की डेफिनेशन याद करो, लेकिन पता रखो कि है क्या वो चीज। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो होते हैं जो असिस्ट करते हैं हमें, किसके साथ, वर्ब के साथ। वर्ब के साथ जो वर्ड्स असिस्ट करेंगे उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आई एम कुकिंग, आई तो है सब्जेक्ट और कुकिंग क्या है, वर्ब, राइट। एम क्या है यहाँ पे, व्हाट इज एम? एम इज ऑक्सिलरी वर्ब। सेकंड में जैसे शी इज डांसिंग, शी है यहाँ पे सब्जेक्ट और डांसिंग जो है वो है आपका वर्ब। देन व्हाट इज इज auxiliary verb. It is combining, it is assisting what? It is assisting verb through subject. Connect कर रहा है ना दोनों को. It is a kind of a bridge which is joining what? Verb and subject. 3 चीजें हैं जिससे मेजरली आपके सेंटेंसेस बनेंगे, to be, to do and to have. ये सब जो वर्ड्स हैं इसमें जो मैं बताऊंगी आपको वो टेंसेस में काम आएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसको अच्छे से सुनना। टू बी जो है सबसे पहला, टू बी मतलब होना, किसी चीज का होना। तो जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो क्या लगेगा, काम हो रहा है। फ्यूचर की बात करेंगे तो काम होगा, और जब हम पास्ट की बात करेंगे तो काम हो रहा था। इन तीनों के इंग्लिश में भी कोई वर्ड्स होंगे, तो इन तीनों के वर्ड्स के लिए जो हम डिस्क्राइब करेंगे सेंटेंसेस में वो वर्ड्स क्या होंगे, वो होंगे इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ठीक। यह है टू बी के लिए। नाउ टू डू, डू से रिलेटेड जो वर्ड्स आएंगे वो आएंगे डिड और डज, और टू हैव जो है उसके लिए आएंगे हैज और हैड। याद रखना ये सब, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, डू, डिड, डज, हैव, हैज, हैव, ठीक। ये चीजें याद रखनी। तो हमने वर्ब मतलब आधे सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है, हमने सब्जेक्ट सीख लिया है, हमने वर्ब सीख लिया है, मतलब आधे सेंटेंस फॉर्मेशन हमने सीख ली है, ठीक है। अब आगे देखो इंग्लिश में क्या आएगा, मॉडल्स। व्हाट इज मॉडल्स? मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स यानी कि वो वर्ड्स जो बताते हैं हमारे मूड को। मॉडल से एम से याद रखना, मूड, राइट। जैसे हमारा मूड है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इफ वी आर इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन देयर विल बी वर्ड्स लाइक मे, माइट, शुड, वुड। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। I may do this work or not. We should go to trip or not. I would be able to do this challenge or not. इसमें क्या है, confusion दिख रहा है ना, or not. ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे मेरा मूड है कि बस मुझे आज ये काम करना ही करना है, मैं आज बस ये काम करके रहूंगी। उसमें कौन से वर्ड्स आएंगे? will, shall, must, should, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, जैसे कि आई विल डू दिस वर्क टुडे, यू शैल डू दिस वर्क टुडे, यू मस्ट गो टू टेम्पल टुमारो, ठीक है। ये सब क्या डिपेक्ट कर रहे हैं कि काम करना ही करना है किसी भी हालत में। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ परमिशन। मैं क्लास में हूँ, ठीक है, और मुझे मेरी टीचर से परमिशन लेनी है कि मेरे को पानी पीने जाना है। तो मैं कौन से वर्ब यूज करूंगी, कौन से वर्ड्स यूज करूंगी? मैं यूज करूंगी वर्ड्स लाइक मे, कैन, कुड, विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, राइट। जैसे कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर। अब मे और कैन दोनों ही यूज हो रहे हैं,
तो मे कहाँ यूज होगा और कैन कहाँ यूज होगा? बिकॉज बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स एंड बोथ आर यूज फॉर परमिशन, आस्किंग फॉर परमिशन. बोथ वर्ड्स आर डिपिक्टिंग फॉर आस्किंग परमिशन. सो मे का यूज होगा और कैन का यूज होगा. मे वहां यूज होगा जहां पे फॉर्मली हम पूछेंगे, जैसे कि क्लास जैसी सिचुएशन हुई तो हम वहां पे पूछेंगे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू टॉयलेट, राइट? पूछते ही होंगे आप. ऐसे ही कैन कहाँ यूज होगा? जहां पे इनफॉर्मल होगा, जहां पे हम घर में बैठे हैं. कैन आई गो, ऐसे. क्या मैं चाहूँ, ऐसे. ठीक है, ये इनफॉर्मल है और फॉर्मल है. ये पूरी लिस्ट है आपकी मॉडल वर्ब्स की, जिसमें आपको पता पड़ जाएगा कि कौन से वर्ड्स किसके लिए यूज होते हैं, कौन सी मूड के हिसाब से कौन से वर्ड्स यूज करे जाएंगे. ठीक है, ऐसे और कई ही मॉडल्स है जो आप याद करके सिचुएशन में आपके मूड के हिसाब से आप जब लगाएंगे अकॉर्डिंगली, तो सेंटेंस जो बिल्ड होंगे वो एलिगेंट लगेंगे, जिसपे 4 चांद लग जाएंगे. ठीक है, बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ, वो है ऑब्जेक्ट. थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट हो गया है, वर्ब हो गया है, अब है ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट आर दोज वर्ड्स विच रिसीव एक्शन. इट आर ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी मैं. आई लाइक वेजिटेबल्स. यहाँ पे परफॉर्मर जो है आई, उसको क्या पसंद है? वेजिटेबल्स पसंद है. और ये वर्ड किससे जुड़ा है? एक वर्ब से, लाइक. तो यहाँ पे रिसीवर ऑफ द एक्शन क्या है? वेजिटेबल्स. ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें हमको बहुत सिंपली समझ में आ गया कि आई क्या है? आई है सब्जेक्ट, लाइक है वर्ब और वेजिटेबल्स है ऑब्जेक्ट. जो ये दूसरा है इनडायरेक्ट, दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे हम. ठीक है, शी लव्स हर मॉम अ लॉट. ठीक है, वो अपनी मम्मी को बहुत प्यार करती है. अभी थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, पुराने के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. तो इसमें जो मदर वर्ड है वो क्या है? थोड़ा एक्स्ट्रा है. ये सेंटेंस ऐसा भी बन सकता था, शी लव्स हर अ लॉट. तो इसमें क्या होता? सिंपली सेंटेंस वर्ब और ऑब्जेक्ट होता. मगर यहाँ पे जो मॉम है वो क्या है? थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रही है, इस चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना रही है. सेम ही एक और सेंटेंस है, जैसे कि ही बॉट हिज सन अ बाइक. तो ये सेंटेंस ऐसा सिंपली भी हो सकता था जिसमें ही बॉट अ बाइक, ये एक सिंपल सेंटेंस होता, वो डायरेक्ट होता, क्योंकि उसमें सिंपली सेंटेंस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता. मगर यहाँ पे क्या आया? हिज सन, एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा जो जुड़ा है, तो वो क्या होगा? वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको हम बोलेंगे. ठीक, जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बनाने में फॉर्म करता है, हमें जो बड़े सेंटेंस फॉर्म करने में हमें मदद करता है, उसको क्या बोलेंगे हम? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Now coming to the next topic, which is phrases. It is also important in forming sentences. Okay, but एक difference है इसमें, it doesn't contain subject or verb. ठीक है, ये जो sentences होते हैं, phrases जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि कोई मीनिंग नहीं होता इनका सेंटेंस का. ये सिर्फ क्या होते हैं? नॉर्मली ऐसे ही काम आते हैं. जैसे कि हम किसी को इशारा करके बता रहे ओवर द वॉल, मतलब वो बंदा कहाँ गया? ही जम्प्ड ओवर अ वॉल. तो हम बस बता रहे हैं, उसे इंडिकेट करके कोई एक्शन बता रहे हैं. इसमें हम पूरा सेंटेंस फॉर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जल्दी में हैं. ठीक है, जल्दी में कोई सेंटेंसेस बन रहा है तो उसे हम फ्रेजेस में काउंट कर सकते हैं. जैसे कि इन द बॉटम, अबव ऑल, बिसाइड यू, तुम्हारे पास में. ठीक है, तुम्हारे पास में, तुम्हारे नीचे, तुम्हारे उधर, तुम्हारे नीचे. ये जो सेंटेंसेस हैं जो छोटे छोटे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, अगर ऐसा देखा जाए तो इंग्लिश के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें ना ही सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है, या दोनों में से कोई एक चीज ही है, दोनों नहीं है, तो ये परफेक्ट सेंटेंस में काउंट नहीं होता है. ये किस में काउंट होगा?
फ्रेजेस में काउंट। इसके जस्ट ओपोजिट जो है, फ्रेजेस के जस्ट ओपोजिट है क्लॉजेस, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही होता है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर जो सेंटेंस बनता है वो है क्लॉज। फ्रेजेस क्या होते हैं? जिसमें कोई एक चीज होती है, ये दोनों साथ में नहीं आते हैं फ्रेजेस में। और क्लॉजेस क्या होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही आते हैं, राइट। और सब्जेक्ट दो तरह से बनते हैं, एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो थोड़े और वर्ड से जुड़कर बनते हैं, जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट में पढ़ा था, राइट, याद है? अभी जस्ट पढ़ा हमने। ऑब्जेक्ट में थोड़े से और वर्ड्स, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। लेकिन सिंपल में क्या होता है? सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो एटलीस्ट आज हम इन सब चीजों से एक सिंपल सेंटेंस बनाना तो सीख चुके होंगे। इतना मैं सोच सकती हूँ कि इतना मैंने आपको बताया है कि आप एक सेंटेंस फॉर्म कैसे कर सकते हैं, क्या 3 चीजें नेसेसरी है, और आपके मूड के अकॉर्डिंग आप कौन से वर्ड्स यूज करेंगे, और वो कैसे यूज करेंगे, कौन कहाँ लगेंगे, वो आपको मैं जरूर बताऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। लेकिन वर्ड्स कौन से हैं एटलीस्ट वो तो पता पड़ गए ना आपको। ठीक है, जब मैं सिखाऊंगी तो उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको बनाना भी आ जाएंगे। ठीक है, बस याद रखना ये जो चीजें चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको डेली बेसिस पे इनका ध्यान रखना होगा। इनको अपने आप से कॉन्वर्सेशन करते हुए यूज करना होगा, ताकि आप धीरे धीरे करके सेंटेंसेस बना। सो दिस वाज द फर्स्ट लेसन of sentence formation. I hope you understood. I'll meet you in the next video of spoken English course. If you like my video, सच में समझ में आया हो तो ही कोई बात नहीं, लाइक करना, कमेंट करना, और मुझे कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना।